आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की जो वीडियो है हमारी क्लास 6th साइंस जिसका चैप्टर जो है सेकंड है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जिसे हमने पिछली वीडियो में जो है वो डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक जो है मेंशन कर दूंगी। आप वहां जाके जो है लिंक पे क्लिक करके जो है वो वीडियो को पूरा फुल्ली वॉच करें एंड देन उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो में हम करेंगे इसके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे पूछा गया है, तो ध्यान से आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हियर आर टू टाइप्स ऑफ सीड्स, व्हाट इज द डिफरेंस डू यू फाइंड अमंग द रूट्स एंड द लीफ वेनेशन ऑफ देयर प्लांट्स। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको दो जो है टाइप ऑफ सीड्स दे रखे हैं और इनके बीच में आपने डिफरेंसेस जो है वो मेंशन करने लिखने हैं। तो देखो एक एक आपको दिया है यहाँ पे वीट का और दूसरा दिया है किडनी बीन्स का। ठीक है, तो वीट होता है जो गेहूं होती है उसको बोलते हैं और किडनी बीन आपके राजमा जो होती है दाल। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपने डिफरेंसेस लिखने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया है, यहाँ पे आंसर साथ में ही है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे डिफरेंस के लिए सबसे पहले इसके फीचर्स दे रखे हैं, किस बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और सेकंड जो है इसका एक तरफ आपने बीट लिख लेना है, दूसरी तरफ आपने किडनी बीन लिख लेना है। तो आप सभी जानते हैं जैसे कि इसमें फर्स्ट हमने फीचर लिया हुआ है दैट इज रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम को अगर आप देखोगे तो रूट सिस्टम कैसा होता है, बीट में हम सभी जानते हैं क्योंकि उनकी पैरेलल विनेशंस रहती हैं और पैरेलल विनेशन की जो रूट सिस्टम है वो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे किडनी बीन की बात करते हैं, तो किडनी बीन्स जो होती हैं उनकी जो लीफ होती है वो रेटिकुलेट होती है। और अगर हम देखेंगे तो इसका रूट सिस्टम कैसा होता है, टैप रूट सिस्टम। तो ये फर्स्ट डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे रूट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिफरेंशिएट किया है। आप चाहें यहाँ पे तो यहाँ आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट जो है वो इसके रूट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है। तो सेकंड पॉइंट में कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस थिन थ्रेड लाइक रूट्स ऑफ सिमिलर साइज स्प्रेडिंग हॉरिजेंटली फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो रूट्स होती हैं वो एक ही पॉइंट से बहुत सारी अराइज करती हैं। ठीक है, तो और बिल्कुल पतली थिन लाइक होती है, न्यूमरस बहुत ज्यादा। ठीक है, स्प्रेडिंग मतलब हॉरिजेंटली फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जैसे कि आप देख रहे हो ये स्टेम है, अगर तो इसके बेस से ही बहुत सारी रूट्स जो है वो अराइज करती हैं। अगर दूसरी तरफ देखते हैं हम तो टैप रूट सिस्टम में क्या होता है कि हैज वन प्रोमिनेंट मेन रूट टैप रूट दैट ग्रोज वर्टिकली डाउनवर्ड, लेटरल लेटरल रूट्स ब्रांचिंग फ्रॉम इट। अगर हम बात करते हैं इसकी दूसरी साइड तो एक मेन रूट रहती है सेंटर में पहले, ठीक है, एंड देन साइड से निकलती है। तो इस तरह से इसकी इस बेसिस पे भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, साथ में इसकी डायग्राम भी आप इसमें बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका लीफ विनेशन के ऊपर। तो आप इसमें लीफ विनेशन जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि जो फाइब्रस रूट्स हैं तो इसमें कैसी होंगी, लीफ विनेशन पैरेलल रहेंगी। और यहाँ पे कैसी होंगी दूसरी तरफ, अगर हम बात करते हैं किडनी बीन्स की तो इसमें होगी रेटिकुलेट विनेशन। ठीक है, अब आपको अकॉर्डिंग टू आप यहाँ पे तीन करेक्टरिस्टिक्स भी लिख देते हैं तो काफी है आपके लिए, क्योंकि आपको ज्यादा मुझे नहीं लगता कि 6 क्लास के लिए ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस करने की जरूरत है। आपको यहाँ पे सिर्फ सफिशिएंट है 3 पॉइंट्स ही, ये 2 पॉइंट्स भी आप लीफ विनेशन का डाल सकते हैं और दूसरा जो है आपका यहाँ पे रूट सिस्टम के ऊपर, तो काफी है इतना ही। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पूछा गया है आपसे, देख सकते हैं आप, नेम ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो, ग्रुप देम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट, राइट द नेम्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इन द एरिया मार्क्ड ए एंड द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स in area marked B. Enter the name of animals living in both habitat, that is part C में आपने उसको एंटर करना है। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं आपके पास, जैसे कि हॉर्स है, डॉल्फिन है, फ्रॉग है, क्रोकोडाइल है, देन स्क्वल है, फिर उसके बाद अर्थ वॉर्म है, पीजन है, टॉर्टोइज है। तो ये सारी जो है आपने पार्ट ए में जो है वो एक्वेटिक एनिमल्स लिखने हैं, पार्ट बी में आपने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स निकले और सी में जो है जो दोनों में रहते हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल में रहते हैं चाहे वो एक्वेटिक में रहते हैं, तो दोनों में रह लेते हैं, तो उनको इस तरह से आपने सर्कल में भर देना है। ठीक है, तो पार्ट ए जैसे कि आपका ए वाला, तो इसमें आप पॉइंट्स 1 2 3 4 करके भर सकते हैं, यहाँ भी आप 1 2 3 4 करके भर सकते हैं, और यहाँ सी वाले में 1 2 3 4। तो फर्स्ट वाले में कौन से भरने हैं आपने, एक्वेटिक जो पानी के अंदर रहते हैं जी। तो इनमें से आपने छांटने जो जो थे आपको ऊपर ऑप्शन, तो एक्वेटिक में कौन कौन से आ रहे हैं आपके, डॉल्फिन एंड व्हेल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लैंड एनिमल्स, इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो जमीन के ऊपर रहते हैं, भूमि के ऊपर रहते हैं, लैंड के ऊपर लिव करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स कौन कौन से हैं, हॉर्स है, शीप है, स्क्वैरल है, अर्थवॉर्म है, पिजन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे बोथ लैंड एंड वाटर, जो दोनों के ऊपर रहते हैं, लैंड और वाटर पे, तो उनके लिए आप यहाँ पे लिख लेंगे जो जमीन के ऊपर भी रह लेते हैं और पानी के अंदर भी रह लेते हैं, जैसे कि फ्रॉग, क्रोकोडाइल,
देन टॉर्टोइज। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा गया है तो ध्यान से देखेंगे आप। मनु's मदर maintain a kitchen garden. One day she was digging out radish from the soil. She told Manu that radish is a kind of root and examine a radish and write what type of fruit it is. What type of venation would you observe in the leaf of radish plant? तो यहाँ पे बोला गया कि मनु की जो माता जी है वो किचन गार्डन जो उसको मेंटेन कर रहे थे, और एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एक रेडिश जो है वो सॉइल मिट्टी से जो है वो जड़ के साथ निकाल दी। देन शी टोल्ड, मनु को उन्होंने बताया कि रेडिश जो है इज अ काइंड ऑफ रूट, ठीक है, एक प्रकार की क्या है वो रूट है। एग्जामिन द रेडिश, उसको अच्छे से एग्जामिन करना है, एंड राइट द व्हाट टाइप ऑफ रूट्स, तो किस तरह की रूट्स होती हैं। तो आपने देखा होगा जब आप तो इस तरह की निकलती है ना, जमीन से, ठीक है, ये इसका लीफ पार्ट है ऊपर, तो इस तरह की होती है नीचे, और इस तरह से इसकी रूट हेयर्स होती हैं। तो ये किस तरह की लग रही है आपको, तो दैट इज द टैप रूट। मेन रूट है ना इसमें एक, तो रेडिश क्या है, एक हैज अ टैप रूट, तो क्या लिखेंगे आप, रेडिश हैज अ टैप रूट सिस्टम, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है व्हाट काइंड ऑफ रूट, देन एग्जामिन अ रेडिश, राइट द व्हाट टाइप ऑफ रूट इट इज, तो एग्जामिन करना है उसको और किस तरह की है वो, तो वो आपने बता दिया कि वो टैप रूट सिस्टम है, ठीक है। इतना आपके लिए काफी है, सफिशिएंट है इतना सा आंसर। अगर आप चाहते हैं ज्यादा लिखना तो इसमें आप ज्यादा लिख सकते हैं, दैट द एडिबल पार्ट we consume is actually a modified taproot that has become swollen and fleshy due to the storage of food reserves, mainly carbohydrate. This type of root is called storage root और नेपिफॉर्म रूट ड्यू टू इट्स टर्निप लाइक शेप। तो आपको जो है वो कहाँ तक लिखना है, आपने सिर्फ रूट सिस्टम तक ही करना है बच्चों, इसको इतना काफी है आपके लिए कि दिस इज द टैप रूट सिस्टम। एंड नेक्स्ट इसमें पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ लीफ विनेशन, अब टैप रूट में किस तरह की विनेशन होगी, रेटिकुलेट, तो लीफ में क्या लिखेंगे, द लीफ ऑफ रेडिश प्लांट एग्जिबिट द रेटिकुलेट विनेशन। तो इतना काफी है आपके लिए, सफिशिएंट आंसर। इसके बाद आपको ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो है वो 1 या 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं आता, तो 2 पॉइंट्स काफी है इसमें लिखने के लिए, अकॉर्डिंग टू योर क्लास। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द इमेज ऑफ द माउंटेन गोट एंड द गोट फाउंड इन अ प्लेन्स, पॉइंट आउट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम, व्हाट आर द रीजन फॉर दीज डिफरेंसेस। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, दोनों ही गोट्स को देखना है, एक जो है वो माउंटेन पे रहने वाली गोट है और दूसरी जो है वो प्लेन एरियाज में रहती है, और इन दोनों के बीच में जो है आपने सिमिलैरिटीज भी लिखनी है और डिफरेंसेस भी लिखनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ सबसे पहले आपकी सिमिलैरिटीज, तो दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है तो देख सकते हैं आप, बोथ हैव 4 लेग्स, जैसे दोनों ही क्या है, दोनों की 4 टांगे हैं, है ना। बोथ पोसेसेस 2 हॉर्न्स ऑन देयर हेड, जैसे कि दोनों को सींग है 2 यहाँ पे, इनको भी और इसको भी। नेक्स्ट है यहाँ पे बोथ हैव टेल, दोनों को पूंछ भी है, टेल भी है। देन बोथ हैव बॉडीज कवर्ड विद हेयर एंड फर फॉर द इंसुलेशन, दोनों की बॉडी पे क्या है, फर भी है, ठीक है, हेयर्स भी हैं। बोथ आर हर्बीवोरस मैमल्स, जैसे कि हम बोलते हैं हर्बीवोरस मतलब जो सिर्फ प्लांट ईटिंग एनिमल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे बोथ बिलोंग टू सेम फैमिली, जैसे दोनों ही सेम फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे डिफरेंस, तो डिफरेंस को देखेंगे आप, तो डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस में यहाँ पे बहुत सारे इसके फीचर्स के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो एक तरफ आपको पहले फीचर्स दे दिए हैं कि किस फीचर्स के अकॉर्डिंग जो है हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे इसकी फीचर्स दे रखे हैं अलग अलग, एंड माउंट, एक तरफ आपने माउंटेन गोट लिख लेना, एक तरफ प्लेन गोट लिख लेनी, की जो प्लेन एरियाज में रहती है, ठीक है। सबसे पहले इसके फर, जो फर होते हैं उसके बाल जो है उसके ऊपर, ठीक है, थिक है, वुली है, डेंस फर है फॉर द इंसुलेशन, ताकि वो ठंड में बच सके, ठीक है, क्योंकि वो माउंटेन पर्वतीय क्षेत्र में रहती है जहां बर्फ वगैरह पड़ती होगी, तो इसलिए उनके जो है बहुत घने हैं। अगर आप देखोगे इसमें शॉर्टर है, लेंथ भी इसकी छोटी है, एंड लेस डेंस है, मतलब ज्यादा घने नहीं है हेयर्स, अगर दूसरी हम प्लेन गोट की बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बॉडी बिल्ड, तो बॉडी बिल्ड में क्या है यहाँ पे, अगर आप देखोगे जो इसकी लेग्स हैं, अगर ध्यान से आप देखोगे वो कैसी हैं, मस्कुलर है, मसल्स हैं ज्यादा, ठीक है। और इनकी जो है वो कैसी है, विद लॉन्ग लेग्स, इसमें लॉन्ग लेग्स भी है और इसकी शॉर्ट भी है। शॉर्ट इसलिए ताकि वो इजीली जो है वहां पे पहाड़ों पे चल सके, और इसकी जो है वो लॉन्गर इसलिए ताकि वो प्लेन में इजीली मूव कर सके, ठीक है। तो नेक्स्ट के जो 2 पॉइंट्स हैं वो अगर आपने लिखने होंगे तो आपने कर लेने हैं, अदरवाइज ये जरूरत नहीं है आपको, काफी है आपके लिए, 2 पॉइंट्स काफी है, तो इन दोनों को आपने यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। आपने ये फर्स्ट 2 पॉइंट्स जो है यही आपके लिए सफिशिएंट है, आपने 2 यहाँ से लिख लेने हैं पॉइंट्स, और ऊपर जब आपने सिमिलैरिटीज भी लिखनी होगी तो इसमें भी आप 3 मेन मतलब बेसिकली 3 पॉइंट्स काफी सफिशिएंट है आपके लिए।
ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अगला आप देखेंगे, इसमें एक चीज और पूछी थी कि रीजन पूछा हुआ था फॉर द डिफरेंसेस, तो क्या रीजन है यहाँ पे, दीज डिफरेंसेस अराइज ड्यू टू द एडेप्टिव इवोल्यूशन इन द रिस्पॉन्सेज टू डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशन। तो यहाँ पे जो एनवायरमेंट की अलग अलग कंडीशन है, जैसे कि जो प्लेन एरियाज में रहते हैं वहां का जो एनवायरमेंट है वहां अलग है, अगर हम बात करते हैं माउंटेन एरियाज में तो वहां का जो है वो क्लाइमेट वो अलग है। ठीक है, वहां का जो एनवायरमेंट है वो बिल्कुल ही अलग मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो इसके रीजन है, तो यहाँ पे किसकी वजह से है, एडेप्टिव इवोल्यूशन की तरफ वजह से। ठीक है, दोनों का डिफरेंस इसकी वजह से। तो माउंटेन गोट जो होती है हैव इवॉल्व थिक फर टू सर्वाइव इन एक्सट्रीमली कोल्ड एंड हाई एनवायरमेंट, तो इसलिए वो इस तरह से वो उसको मतलब जो है माउंटेन गोट जो होती है वो उसके पास थिक मोटी फर होती है। ठीक है, ताकि वो ठंड में अच्छे से सर्वाइव कर सके उस एनवायरमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट अगर प्लेन गोट की बात करते हैं, तो प्लेन गोट जो होती है डेप्थ सुटेबल फॉर द वार्मर क्लाइमेट एंड फ्लैट ग्रास लैंड के ऊपर मतलब चल सके। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी यहाँ पे आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। आपने यहाँ से सिर्फ 2 ही पॉइंट्स करने हैं जो मेन मेन यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं, ये वाला एंड ये वाला। आपने ज्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना ही इसमें सफिशिएंट है ये। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं आगे, जिसमें बोला है ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स बेस्ड ऑन एनी फीचर्स अदर देन those discussed in the chapter cow, cockroach, pigeon, bat, टर्टवाइज, व्हेल, फिश, ग्रास होपर, लिजार्ड। तो इन बेसिस पे आपने क्या करना है, आपने कोई ऐसे 2 ग्रुप्स में एनिमल्स को जो है वो डिफरेंशिएट करना है। तो आप कौन से ऐसे 2 हैं जिनके अकॉर्डिंग इनको कर सकते हैं आप। तो जैसे कि यहाँ पे आपका आंसर है ग्रुप 1, जिसको आप फ्लाइंग एनिमल्स करके भी दे सकते हैं। ग्रुप 2 नॉन फ्लाइंग एनिमल्स, जो उड़ते नहीं है। तो यहाँ पे उड़ने वाले कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका पिजन, बैट, कॉकरोच, ग्रास हॉपर। ठीक है, दे ऑल आर फ्लाई। अगर हम बात करते हैं नॉन फ्लाई में, तो नॉन फ्लाइंग एनिमल्स में कौन कौन से आप करोगे, काउ, टर्टवाइज, व्हेल, फिश एंड लिजार्ड। तो ये सारे आपके क्या हैं, आपने सिर्फ इनके नाम ही लिखने हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं इनके फीचर्स आगे लिखना चाहते हैं देन आप लिख लें, अदरवाइज जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ पे नाम तक ही सफिशिएंट है, ये कि आपने इनको 2 ग्रुप्स में बांटना है। जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं यही आपने यहाँ पे लिखने हैं जितने भी हैं। देन नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एज द पॉपुलेशन ग्रोज एंड people want more comfortable lives, forests are being cut down to meet various needs. How can this affect our surrounding? How do you think we can address this challenge? तो क्वेश्चन किया गया है आपको कि जैसे से आप सभी को पता है कि जो पॉपुलेशन जो जनसंख्या जो बढ़ रही है और लोग क्या कर रहे हैं अपने आप के लिए अपने आप के लिए मतलब जीवित सर्वाइव करने के लिए जो कंफर्टेबल जोन में, तो क्या करते हैं फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं अफेक्ट कर रहे हैं, कैसे, उनकी लगातार कटाई करके। ठीक है, तो हाउ कैन दिस अफेक्ट अवर सराउंडिंग, अगर वनों की इस तरह से कटाई करते रहेंगे फॉरेस्ट की, तो ये कैसे हमारी सराउंडिंग को अफेक्ट करती है, ये पूछा गया आपसे। एंड हाउ डू यू थिंक वी कैन एड्रेस दिस चैलेंज, तो हम इस चैलेंज के लिए ऐसा क्या करें कि हम अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट की। जैसे कि आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, हम इससे सबसे पहले तो आपकी अगर इस तरह से आप अपनी सराउंडिंग में क्या फर्क पड़ेगा, तो लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट लीडिंग टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनिमल्स, सिंपल सी बात है। ये बायोडाइवर्सिटी जो है वहां उस एरिया की जो है वो खत्म हो जाएगी। एक आप ये भी इसमें ऑप्शंस में लिख सकते हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, वहां का हैबिटेट जो है, जो वहां पे जो भी एनिमल या प्लांट रहता है उसके हैबिटेट क्या कर रहे हो, एक तरह से डिस्टर्ब कर रहे हो। नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज मतलब विलुप्त हो जाना एक तरह से। ठीक है, स्पीसीज जो है वहां की विलुप्त भी हो सकती है, दैट डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो इसके ऊपर डिपेंड करती है। देन आप डिस्टर्बेंस करोगे किसमें, फूड चेन जो होती है उसमें। ठीक है, इकोलॉजिकल बैलेंस में। तो ये आपके वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट है। देन एनवायरमेंट पे क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, तो एनवायरमेंट की बात करें तो आपने सिर्फ यहाँ से 1 या 2 पॉइंट्स काफी हैं आपके लिए, यहाँ से सफिशियंट है, अगर आप यहाँ से ज्यादा पॉइंट्स ना लिखें। ठीक है, एनवायरमेंट पे क्या होता है देखो, इंक्रीज द एयर पॉल्यूशन ड्यू टू द रिड्यूस द ऑक्सीजन प्रोडक्शन। जैसे कि आप प्लांट को अगर लगातार काटते रहोगे तो इससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन जो है वो ज्यादा होगा, और साथ ही ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन, जैसे कि आपको पता है प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो वो भी उसका प्रोडक्शन क्या है धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, इम्बैलेंस आ जाएगा, इसमें बैलेंस नहीं होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइकिल बना है एनवायरमेंट में उसमें भी फर्क आएगा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, क्लाइमेट चेंज होगा, रिड्यूस होगी, रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगी, कम होगी। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज ट्रांसपिरेशन। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स है, सॉइल इरोजन, लॉस ऑफ सॉइल फर्टाइल, इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्लड एंड ड्राउट। तो इस तरह से बहुत सारे इम्पैक्ट इसके पड़ेंगे। देन ह्यूमन इम्पैक्ट,
इस तरह से ह्यूमंस के वजह से क्या होगा, तो ये ऐसे आपके बहुत सारे हैं इसमें हेडिंग में। आपने यहाँ से अपने आप खुद छांट के जो है 2 या 3 पॉइंट्स जो है यहाँ से कर लेने हैं, जो आपको ईज़ी लगते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आगे चलेंगे, इसको आप छोड़ दें, यहाँ पे काफ़ी अपने ही पॉइंट्स आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसका सॉल्यूशन क्या है, इस तरह से अगर प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें क्या करेंगे, देखो रिफॉरेस्टेशन करेंगे, प्लांट्स लगाएंगे बहुत ज़्यादा। देखिए आपने हेडिंग्स नहीं देनी है इतनी सारी, आपने यहीं से पॉइंट्स लेना है। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट ले लेंगे आप, एक प्लांट मोर ट्रीज देन आर कट डाउन, ठीक है। मतलब क्या करना चाहिए, हमें काटने की बजाय हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, ठीक है, रिफॉरेस्टेशन करनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम दोबारा से जो है क्या कर सकें, जो है इकोसिस्टम को रिस्टोरेशन कर सके, ठीक है, बेटर रिस्टोरेशन के लिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, एक तो ये पॉइंट आप यहाँ से लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है आप यहाँ से लिख सकते हैं, नेक्स्ट है इसमें सस्टेनेबल प्रैक्टिस में आप ये वाला ले लेंगे, प्रमोट द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर प्रोडक्ट्स एंड वुड मटेरियल्स। हमें जितने भी पेपर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रिसाइकलिंग के लिए देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पेपर जो है वो कहाँ से आपको मिलता है, वो पेड़ पौधों से ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपने सिर्फ ये 2 पॉइंट्स करने हैं, एक आपका ये और ये सेकंड पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ये इतने सारे पॉइंट्स आपने नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें आपको बोला है कि एनालाइज द फ्लो चार्ट, व्हाट कैन बी एग्जांपल्स ऑफ ए एंड पी। बोला है पहले आपने फ्लो चार्ट को एग्जामिन करना है और देन फिर आपने यहाँ पे ऑप्शन ए एंड बी का आंसर देने हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, फ्लो चार्ट ये है आपका। तो फ्लो चार्ट में बोला गया है कि प्लांट, सबसे पहले बोला है प्लांट, देन लिखा है डज इट हैव लीव्स, क्या इसकी पत्तियां हैं, यस है जी। आगे बोला है डज इट हैव रेटिकुलेट नेशन, यस, इसके जो है बोला रेटिकुलेशन है। तो अगर यस वाले में आपको ए में भरना है तो उस प्लांट का नाम भरना है जिसकी रेटिकुलेट विनेशन होती है। अब यहाँ दिया है नो, जहां लिखना है आपने बी वाला ऑप्शन। और जिसकी रेटिकुलेट विनेशन होती है इट मीन्स उसकी कौन सी होती है, फाइब्रस। तो वहां पे आपने फाइब्रस वाला जो रूट वाला प्लांट है उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पे आप कोई भी प्लांट लिख सकते हैं, कोई भी मतलब इसमें कोई भी लिख सकते हैं जिसकी पैरेलल विनेशन है, और इस तरफ लिखेंगे आप पैरेलल विनेशन वाले, ए में लिखेंगे आप रेटिकुलेट विनेशन। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हिबिस्कस लीफ, ठीक है, उसकी पत्तियां कैसी होती है, रेटिकुलेट विनेशन, ठीक है। हिबिस्कस के अलावा आप यहाँ पे मस्टर्ड भी भर सकते हो, ठीक है, और भी कोई भर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बी वाले में, तो यहाँ पे आपने भरना है फाइब्रस रूट सिस्टम वाले। तो यहाँ पे आप बैम्बू भी भर सकते हो, ठीक है, बनाना भी भर सकते हो, या एनी अदर जो आपको लगता है कॉमन ग्रास होती है वहां पर जिसकी पैरेलल विनेशन होती है, तो ये भी भर सकते हैं आप, बनाना भी भर सकते हैं, ठीक है, वीट भर सकते हैं, मेज भर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कोई भी यहाँ से भर लें, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही नाम पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। राज आर्ग्यूज विद हिज फ्रेंड संजय दैट गुड़हल, हिबिस्कस को बोलते हैं गुड़हल, प्लांट इज अ श्रब। व्हाट क्वेश्चन कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। तो बोला कि राज जो है वो आर्ग्यू आर्ग्यू मतलब आपस में कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं विद हिज फ्रेंड संजय के साथ, दैट उसने बोला कि गुड़हल जो है वो जो हिबिस्कस का प्लांट है वो एक श्रब है, ठीक है। एंड व्हाट क्वेश्चन कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, संजय जो है वो क्या क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन के लिए क्या बताया। तो संजय कैन आस्क, क्या पूछना चाहता है, फॉलोइंग क्लैरिफाई क्वेश्चंस टू डिटरमिन इफ द हिबिस्कस इज करेक्टली क्लासिफाइड एज अ श्रब। व्हाट इज द हाइट ऑफ गुड़हल प्लांट। आपने अगर देखा होगा तो वो एक शॉर्टर लगता है, मतलब शॉर्टर तो है पर इतना ज्यादा शॉर्टर नहीं है, ट्री से ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन क्या है, हर्ब से थोड़ा बड़ा ही है एज कंपेरिजन टू। नेक्स्ट हम अगर देखेंगे यहाँ पे, डज इट हैव अ वुडी स्टेम और मल्टीपल स्टेम। Shrubs have woody stem, unlike herbs, which have soft green stem. तो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस बताने हैं, ठीक है। व्हाट क्वेश्चंस कैन संजय आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, ऐसे कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है ताकि वो क्लैरिफाई कर सके। आर द ब्रांचेस क्लोज टू ग्राउंड लेवल, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन किया है, यस आप इसमें बोल सकते हो श्रब्स टिपिकली ब्रांचेस नियर द बेस, अनलाइक, जैसे कि आपको पता है श्रब्स की जो होती हैं वो नीचे से ही, बेस से ही शुरू हो जाती हैं ब्रांचेस जो होती हैं, ठीक है, स्टेम जो होती है, ठीक है, इसकी जो ब्रांचेस आएंगी। तो इसमें आप ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपने 3 पॉइंट्स ही काफी है आपके लिए, इससे ज्यादा आप 4th और 5 वाले ऑप्शन को रहने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 9। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल फाइंड आउट
एग्जाम्पल्स ऑफ दीज प्लांट्स फॉर ईच ग्रुप। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है आपसे कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल, जैसे कि आपको टेबल में इंफॉर्मेशन दे रखी है, एंड फाइंड आउट द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज प्लांट्स ऑन ईच ग्रुप। आपने एग्जाम्पल्स लिखने तो बहुत ईजी है, देखो। एंड फर्स्ट वाला देख रहे हैं, ग्रुप में ए में दिया है टाइप ऑफ सीड कैसी है, डाइकॉट है। देन रूट कैसा होगा, टैप रूट होगा। एग्जाम्पल भर देंगे आपको जिसकी भी आपको टैप रूट लगती है, ठीक है। और डाइकॉट डाइकॉट सीड है, तो यहाँ पे आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे भर सकते हो, जैसे ग्राम भी भर सकते हो, है ना, चना। तो यहाँ पे आप जो आपको ठीक लगता है वो आपने ऑप्शन यहाँ पे भर देना है। बी वाले में मोनोकॉट और फाइब्रस रूट्स लिखनी है। व्हाट अदर सिमिलैरिटीज डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए हैव, तो क्या सिमिलैरिटीज हैं वो भी अलग से आपने बतानी है। देन व्हाट अदर सिमिलैरिटीज डू द प्लांट्स ऑफ ग्रुप बी हैव, ऐसे क्या सिमिलैरिटीज हैं इन दोनों के बीच में, ए और बी के आपस में प्लांट्स में अगर हम बात करते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो एग्जाम्पल ए में आप क्या भरोगे, रोज भर सकते हो, मैंगो, रेडिश, कैरेट, हिबिस्कस, ठीक है। एंड बी वाले में आप जो आपका है उसमें आप क्या भरोगे, एग्जाम्पल में ये वाले बी जो है आपका, इसमें आप ग्रास, वीट, अनियन, देन मेज एंड राइस, तो एक्सेट्रा इसे और भी भर सकते हो, ठीक है। जिसकी फाइब्रस रूट रहती है और पैरेलल वेनिएशन रहती है और मोनोकॉट सीड्स होते हैं। अगर हम इसके सिमिलैरिटीज की बात करते हैं, तो सिमिलैरिटीज में आप, जैसे कि आपको बोला गया है व्हाट सिमिलैरिटीज डू प्लांट्स ऑफ ग्रुप ए, तो ग्रुप ए की बात करते हैं। तो ग्रुप ए में क्या सिमिलैरिटीज हैं, देखो, प्लांट्स इन द ग्रुप ए टिपिकली हैव लीव्स विद रेटिकुलेट वेनिएशन। सब में क्या, इन सभी प्लांट्स में क्या है कि सबकी क्या है, रेटिकुलेट वेनिएशन है। सिमिलरिटी अगर हम ग्रुप बी की बात करते हैं, तो ग्रुप बी के जो है वो मोनोकॉट्स हैं, जनरली दे हैव द लीव्स विद पैरेलल वेनिएशन, सबकी जो होगी वो पैरेलल वेनिएशन रहती है। तो ये 2 पॉइंट्स आपने यहाँ पे इसके लिख लेने हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 की तरफ देखते हैं। ऑब्जर्व द लेबल्ड पार्ट ऑफ ए डक इन द पिक्चर गिवन बिलो। व्हाट इज द डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व इन feet of the duck compared to the other birds? Which activity would the duck be able to perform using this part? तो देखो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपने डक को देखना है एंड अच्छे से ऑब्जर्व करना है। और उसके फीट्स को आप देख रहे हैं कैसे हैं फीट्स उसके, उसके पैर जो हैं वेब जाली की तरह, ठीक है, जालीदार, इसको बोलते हैं वेब्ड फीट, ठीक है। यहाँ एक और डायग्राम है पिजन की, कबूतर की। तो दोनों में आपने क्या करना है, इनको ऑब्जर्व करना है दोनों को, एंड दोनों के बीच में डिफरेंस जो है फीट्स में, दोनों को कंपेयर करना है दोनों बर्ड्स के। एंड विच एक्टिविटी वुड यू डक बी एबल टू परफॉर्म यूजिंग दिस, ऐसी कौन सी एक्टिविटी करती है जिसमें इस वेब्ड फीट का वो यूज करती है। तो अगर आप देखोगे तो डक हैव वेब्ड फीट विच आर डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट अदर बर्ड्स। अगर आप दूसरे बर्ड्स को देखोगे तो मैक्सिमम सबके ऐसे नहीं होते हैं, डक के हैं। इन द डक द टोज आर कनेक्टेड बाय स्किन लाइक अ पैडल, जैसे पैडल होता है ना वैसे उसकी स्किन के साथ ये अटैच्ड होते हैं, ठीक है। एंड दिस हेल्प देम टू स्विम इजिली इन द वाटर, जो उसको हेल्प करता है किसमें, पानी में इजीली स्विम करने में, ठीक है। अगर आप बर्ड्स की बात करेंगे, हैव सेपरेट टोज, इनके देखो इनके टोज कैसे हैं, बिल्कुल सेपरेट, एंड शार्प क्लॉज, ठीक है, बिल्कुल शार्प है आगे से। एंड फॉर द होल्डिंग ऑन टू ब्रांचेस और वॉकिंग, बट डक्स फीट आर मेड फॉर स्विमिंग, इसके स्विमिंग के लिए बने हुए हैं, ठीक है, उनके होल्ड करने के लिए बने हुए हैं, ठीक है। ब्रांचेस को जब वो बैठती है ना पक्षी, जब बैठते होने, जैसे कबूतर अगर जब पेड़ों के ऊपर बैठेगा तो वो उसकी ब्रांचेस को अच्छे से होल्ड कर लेते हैं, इसलिए इसके शार्प क्लॉज होते हैं, ठीक है। विथ देयर वेब फीट, डक डक के वेब फीट इसलिए होते हैं ताकि वो स्विमिंग कर सके। दोनों में ये डिफरेंस है यहाँ पे। स्विम फास्ट इन वाटर, पानी में अच्छे से जल्दी से क्या करती है, स्विम फास्ट करने में ये इसको हेल्प करती है, ठीक है। यही पूछा ना कि क्या इसमें इसका है। ड्राइव एंड मूव अंडर द वाटर टू फूड, फाइंड द फूड, मतलब भोजन को ढूंढने में भी पानी के अंदर जो है, और ड्राइविंग करने में भी इसको पानी के अंदर मूवमेंट करने में भी हेल्प करती है। वॉक ऑन सॉफ्ट ग्राउंड, जो सॉफ्ट ग्राउंड होती है, ठीक है, लाइक द मड विदाउट सिंकिंग, जिसमें मड कीचड़ वगैरह होता है कई बार, तो उसमें सिंक ना हो तो उसमें भी वो उसको अच्छे से इजिली चलने में जो है उस वॉक करने में सहायता करते हैं। तो इस तरह से आपने ये लिख लेने हैं, ठीक है। इसमें काफी है आपके लिए, ये आप 2 पॉइंट्स भी लिख सकते हो, ये काफी है, 2 पॉइंट्स भी लिख लेंगे तो इतना ही काफी है आपके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, आप इन 2 को स्किप भी कर सकते हो, ये आपकी अपने ओन चॉइस के ऊपर है। तो इसी के साथ आप देख सकते हो ये चैप्टर जो है वो क्लोज हो चुका है। अब आपने अगर एक्सेस में लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 या 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए सफिशिएंट होता है 2 और 3 पॉइंट्स लिखना ही। तो ज्यादा आप अननेसेसरी ना लिखें, जितना आपको बताया गया है उतना ही आप उसमें लिखें। उससे ज्यादा अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी ओन चॉइस पे, कि आप ज्यादा उसके डिटेल में ज्यादा उसके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। तो वैसे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है वो आपके लिए सफिशियंट है, जितना आपके चैप्टर में डिटेल में था।
तो इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे क्लोज हो जाता है, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।